नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज है शुक्रवार, यानी आपके चिट्ठी पत्र को हम करेंगे शामिल अपने कार्यक्रम में और हमारे कृषि विशेषज्ञ करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान। कार्यक्रम में हमेशा की तरह होंगे मंडी भाव, कृषि समाचार और खबरें खेती की। किसान बहनों और भाइयों, इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि कृषि से जुड़ी कोई भी खबर आपसे ना रहे अछूती। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और देखते हैं खबरें खेती की। दिल्ली किसान मंडी का शिलान्यास। आलू की कीमतों में तेजी। इस खरीफ सीजन में खाद्यान्न उत्पादन कम। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं कुसुमलता। अब खबरें विस्तार से। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस के अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री श्री राधा मोहन सिंह ने दिल्ली किसान मंडी का शिलान्यास किया। कल 25 सितंबर 2014 को दिल्ली स्थित अलीपुर में केंद्रीय कृषि मंत्री श्री राधा मोहन सिंह ने एक किसान मंडी का शिलान्यास किया। प्रस्तावित मंडी देश में अपनी तरह का पहला प्रयोग है, जो कई मायनों में अन्य मंडियों से भिन्न है, जो किसानों को सीधे बाजार से जोड़ने का माध्यम बनेगी। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने अपने विचार यूं व्यक्त किए। मुझे आज बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आज देश के अंदर पहला किसान मंडी का मुझे शिलान्यास करने का अवसर प्राप्त हुआ। हमने बजट में घोषणा किया था कि हम हिंदुस्तान के अंदर नेशनल मार्केट बनाएंगे, राष्ट्रीय मार्केट बनाएंगे, किसान मार्केट, किसान मंडी उसकी पहल। और दूसरा घोषणा किया था, ये बनाएंगे इसलिए कि किसान को सही दाम मिले, बीच में कोई बिचौलिया नहीं आ रही। किसान लाए और हमारा मदर डैडी खड़ा है यहाँ से सीधे वो ले जाए। वो बीच का जो तीसरा आदमी ले जाता है, वो स्थिति नहीं बनी। लेकिन अगर लगता है कि हमने किसान को दाम बढ़ा हुआ है, दाम बढ़ गया, प्याज हो गया 60 रुपये किलो, तो हम किसान से उसको जो उचित मूल्य है उस पर खरीद के रखेंगे और उपभोक्ता को ज्यादा दाम पर हम खरीद के रखेंगे, लेकिन उपभोक्ता को हम कम कीमत पर देंगे। इसके लिए हमने बनाया है मूल्य स्थितीकरण फंड और 500 करोड़ रुपया उसमें रखा है। छोटे एवं सीमांत किसानों को सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति प्रदान करती संस्था लघु कृषक व्यापार संघ द्वारा आयोजित समारोह में संस्था के प्रबंध निदेशक ने मंडी के बारे में जानकारी देते हुए इसे किसानों के लिए लाभकारी बताया। जो हम यहाँ प्रयोग करने जा रहे हैं, राष्ट्र में अपनी तरह का पहला प्रयोग है। जो उपभोक्ता मूल्य दे रहा है, उस बीच में लगभग 2 से 2.5 गुना की बढ़त हो रही है। हर पायदान पर किस प्रकार से एक अगर सब्सिडी 10 रुपए की किसान के स्तर पर शुरू होती है, वो 25 रुपए की उपभोक्ता के हाथ में कैसे बन जाती है। तो मानना ये है कि अगर हम इन कड़ियों में से कुछ कड़ियों को कम कर दें तो हम किसान को अधिक मूल्य दे सकते हैं। किसान मंडी शिलान्यास समारोह में स्थानीय विधायक श्री नील दमन खत्री ने उपस्थित किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि ये इस क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। ये हमारा सौभाग्य और हमारी क्षेत्र की जनता का सौभाग्य है कि देश की पहली किसान मंडी अगर कहीं खुल रही है तो वो आपकी इस विधानसभा क्षेत्र में और इस ऐतिहासिक गांव अलीपुर में। कार्यक्रम में पंजाब, महाराष्ट्र, जम्मू व राजस्थान आदि राज्यों से आए कृषक उत्पादक संगठनों के द्वारा लगाई गई प्रदर्शनियों में कृषि मंत्री ने गहरी दिलचस्पी दिखाई। उम्मीद है कि प्रस्तावित किसान मंडी के द्वारा कार्य शुरू होने के पश्चात कृषक उत्पादक संगठन तथा उत्पादक संघों के छोटे एवं सीमांत किसानों को उत्पाद की बिक्री के पश्चात अधिक लाभ प्राप्त होगा तथा उपभोक्ताओं को उचित दर पर फल एवं सब्जी प्राप्त हो सकेंगी। सरकारी कोशिशों का असर खाद्य महंगाई पर भले ही दिखने लगा हो, लेकिन आलू की कीमतों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है। आलू की कीमतों में तेजी बनी हुई है। आलू उत्पादक राज्यों में हाल ही में आई बाढ़ के कारण चालू वर्ष में आलू की पैदावार पर असर पड़ने की आशंका से भी कीमतों को बल मिल रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में घरेलू स्टॉक बरकरार रखने के लिए पिछले महीने दूसरे राज्यों को आलू की आपूर्ति पर रोक लगा दी थी, जिससे आलू की कीमतों में तेजी आई है।
अभी मुंबई में आलू के थोक भाव 2150 रुपये प्रति क्विंटल और दिल्ली में 2650 रुपये प्रति क्विंटल बोला गया है, जबकि एक माह पहले मुंबई थोक मंडी में आलू 1900 रुपये प्रति क्विंटल और दिल्ली थोक मंडी में 2063 रुपये प्रति क्विंटल के भाव बिक रहा था। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के आंकड़ों के अनुसार देश की 1155 थोक मंडियों में आलू का औसत मासिक दाम इस समय 2095 रुपये प्रति क्विंटल के करीब चल रहा है। देश में वर्ष 2014-15 के खरीफ सीजन में खाद्यान्न उत्पादन पिछले साल के इस सीजन के मुकाबले 90 लाख टन घटने का अनुमान है। इस साल मानसून सीजन की शुरुआत में बारिश की कमी का खरीफ की फसलों पर और उत्पादन पर खासा असर होगा। वर्ष 2014-15 के खरीफ उत्पादन के जारी किए गए पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक आसमानी बारिश का सबसे ज्यादा असर मोटे अनाज, दलहन और मूंगफली के उत्पादन पर पड़ेगा। इन अनुमानों से पता चलता है कि खरीफ सीजन में मोटे अनाज का उत्पादन 2.70 करोड़ टन के आसपास रहने की संभावना है, जो पिछले साल 3.12 करोड़ टन था। यह मोटे अनाजों के उत्पादन में 13.4% गिरावट को दर्शाता है। खरीफ सीजन में दलहन का उत्पादन 52 लाख टन रहने का अनुमान है, जो पिछले साल 60.2 लाख टन था। खेती किसानी में मौसम का अहम योगदान है। अनुकूल मौसम जहां उत्पादन बढ़ाता है, वहीं किसानों की उम्मीदें भी बढ़ती हैं और इन सब के लिए हम हमेशा आपको देते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में अनुमान है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी भागों में मौसम साफ रहेगा व कई भागों में आसमान बादलों से ढका रहेगा। सिक्किम, मेघालय, आसाम और अरुणाचल प्रदेश के सभी भागों में गरज के साथ तेज बारिश के आसार हैं। बिहार, झारखंड के अधिकतर भागों में घने बादल छाए रहने का अनुमान है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के ज्यादातर भागों में बादल छाए रहेंगे व कुछ भागों में हल्की बारिश के आसार हैं। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान बहनों और भाइयों, हमें बेहद खुशी होती है जब दूर दराज के गांव, कस्बों, इलाकों से हमें आपके पत्र प्राप्त होते हैं। आपसे हमारा एक पारिवारिक रिश्ता बन गया है। जब आप हमें अपनी चिट्ठियों के माध्यम से त्योहारों और नवरात्रों की शुभकामनाएं भेज रहे हैं, हमें बेहद खुशी होती है। वही एक किसान लिखते हैं कि पहले जब मैं पत्र लिखता था तो मेरे पत्र इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होते थे। अब भी जब भी मैं ईमेल के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक चिट्ठी के ज़रिए पत्र लिखता हूँ तो आप उन्हें कार्यक्रम में शामिल कर लेते हैं। शायद मेरी लिखाई साफ़ नहीं थी, यही एक कारण हो सकता है, लेकिन हम आपको बता दें कि ये कारण बिल्कुल भी नहीं है। अब आप अपनी जगह का नाम जब साथ में लिखते हैं तो हमारे कृषि वैज्ञानिकों के लिए ये और भी आसान हो जाता है कि उस जगह, स्थान और जलवायु के आधार पर वो उन प्रश्नों का उत्तर बड़ी आसानी से दे पाते हैं ताकि आपको मिले पूरी जानकारी। यही एक कारण हो सकता है, लेकिन आपकी हाथ से लिखी चिट्ठी हमारे लिए उतनी ही मायने रखती है, आप बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें। तो चलिए देखते हैं आज का अंक, आपकी चिट्ठी। आपकी चिट्ठी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आप जानते हैं कि आप प्रश्न पूछते हैं और स्टूडियो में जो हमारे विशेषज्ञ होते हैं, आज तो हम खुले में बैठे हैं, हमारे विशेषज्ञ उसका जवाब देते हैं। आज का जो हमने पत्र आपके लिए वो सारे पशुपालन से संबंधित है, मुर्गी पालन से जुड़े हैं। तो पशुपालन से संबंधित आपके जितने भी सवाल हैं, आज उनका जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर RN शर्मा जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। तो डॉक्टर साहब, सीधे सवालों से शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। पहला सवाल जो है, ये हमारे बहुत ही पुराने दर्शक हैं और बहुत जागरूक दर्शक हैं, कमलेश कुमार पटेल जी, जो ग्राम इमर सिंघा, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ से हैं।
इनका सवाल ये है कि इनके पास एक जर्सी गाय और एक रेड सिंधी नस्ल की गाय है और ये डेयरी व्यवसाय करना चाहते हैं, तो बैंक से वित्तीय सहायता क्या इन्हें मिल सकती है, इसके बारे में बताएं। देखिए, जैसा इन्होंने लिखा है कि इनके पास एक जर्सी गाय भी है, रेड सिंधी गाय भी है, तो अगर इसको और विस्तार देना चाहते हैं, उसमें और पशु मतलब बढ़ाना चाहते हैं, तो सलाह ये है कि ये संकर नस्ल की और गाय मतलब उसमें पालें और उसके लिए जो वित्तीय सहायता है वो वहाँ की जो राज्य सरकार है वो उपलब्ध कराती है। और कई बार जो वहाँ के जो स्थानीय बैंक हैं वो भी इस पशुपालन के लिए ऋण देते हैं। तो इसके लिए जो सरकार है जहाँ वो ऋण की सुविधा उपलब्ध कराती है तो उनको कुछ अनुदान भी मिलता है। लेकिन अगर वो सीधा बैंक से भी अगर ऋण लेना चाहते हैं तो बैंक भी उनको ये सुविधा प्रदान करता है, बशर्ते उनके पास अपने कुछ ज़मीन हो जिसको उसके कागज़ जो है ना जमीन बैंक में जमा करके इनको आसानी से ऋण मिल सकता है। डॉक्टर साहब, एक इसमें चीज़ ये है कि जो इनके पास जर्सी गाय है, हाँ, जैसे अब ये डेयरी व्यवसाय में जा रहे हैं, तो क्या ये नस्लें ठीक हैं उस काम के लिए? हाँ बिल्कुल, जर्सी गाय हैं और वैसे आजकल जो होल्स्टीन फ्रीजियन नस्ल की गाय है वो ज़्यादा उपयुक्त मानी गई है, बल्कि उसका संकर जो है कोशिश करें जो इनके पास रेड सिंधी गाय है उसको अगर फ्रीजन सांड से अगर ये संकर कराएं तो बहुत अच्छी नस्ल की बछिया अगर पैदा होती है तो उसका जो है उत्पादन जो है दूध का बहुत अच्छा रहेगा और जलवायु के हिसाब से भी बहुत अच्छी रहेगी। तो ये जो चूँकि इनके पास देसी नस्ल भी है और जो जर्सी है उसको भी आप जर्सी से भी करा सकते हैं और होल्स्टीन फ्रीजन से भी करा सकते हैं। तो एक तरह से नस्ल सुधार करके भी ये अपनी जो है डेयरी को बढ़ा सकते हैं। जी कमलेश जी, डॉक्टर साहब ने आपको बता दिया कौन सी नस्लें सही रहेंगी और कहाँ से आप जो है वित्तीय मदद ले सकते हैं। एक चीज़ मैं बता दूं, अभी आपने हाल ही में अखबार में पढ़ा होगा, सरकार ने गोकुल मिशन शुरू किया है जिसमें 500 करोड़ तक की राशि रखी गई है और इसका मकसद ये है कि जो हमारी देसी नस्लें उनका संरक्षण किया जाए और उनकी दूध की उत्पादक क्षमता जो है उसको भी बढ़ाया जाए। तो आप इस मिशन के बारे में भी अपने पशुपालन अधिकारी से, अपने जो भी वहाँ पर विभाग है उससे और जानकारी ले सकते हैं और इससे जुड़िए, इसका भी फ़ायदा आपको मिलेगा और इससे वित्तीय मदद भी मिल जाएगी। चलिए डॉक्टर साहब आगे बढ़ते हैं जी। आगे ये महेंद्र कुमार जी हैं, जिला नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से जी। इनका सवाल जरा बड़ा रोचक सवाल है इनका कि बकरी पालन के द्वारा डेयरी फार्म स्थापित करने के विषय में जानकारी चाहते हैं। बकरी पालन जो कर रहे हैं वो दूध के लिए करना चाहते हैं, हाँ, उसके बारे में जानकारी चाहिए। देखिए, अगर बकरी पालन करना है और उससे अगर उन्होंने दूध लेना है तो उसमें एक जमुनापारी नाम की नस्ल की बकरी है जिसका दूध उत्पादन जो है 5 लीटर तक होता है। और दूसरी जो है सिरोही नस्ल की बकरी है जो मध्य प्रदेश के अंदर बहुत अच्छा मतलब काम करती है। तो ये या तो वहाँ की जो स्थानीय बकरी हैं जो दूध के लिए मशहूर हैं, या जो दो मैंने बकरी बताई जमुनापारी है या सिरोही है, इन नस्लों को अगर ये पालें तो इससे जो है उनको दूध आसानी से मिल सकता है। अन्य बकरियां भी उससे दूध मिलता है परंतु वो मांस के लिए ज़्यादा उपयुक्त होती है, दूध उनसे कम ही मिलता है। तो और विस्तार के लिए जो अपने नज़दीक के जो पशु चिकित्सक हैं उससे वो संपर्क कर लें तो और अधिक जानकारी उनको मिल जाएगी जो है। तो महेंद्र कुमार जी, बकरी की जो नस्लें हैं उनके बारे में डॉक्टर साहब ने बता दिया कौन सी दूध के लिए उपयुक्त हैं। एक चीज़ और है, एक केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान है मखदूम में, ज़रा वहाँ भी जाइए और उन्होंने बकरी के दूध के बहुत से उत्पाद तैयार कर रखे हैं, उनके बारे में जानकारी लीजिए। जब दूध का काम शुरू कर रहे हैं, अगर मूल्य संवर्धित उत्पाद मिल जाएँ तो आपकी कमाई कई गुना बढ़ जाएगी। चलिए आगे चलते हैं और ये परमानंद चंद्रा जी हैं, गांव ओडेकेरा, जिला जांजनीर, छत्तीसगढ़ से। ये गाय पालन करना चाहते हैं, इसके लिए इन्हें ट्रेनिंग कहाँ से मिलेगी और क्या सरकार की वित्तीय सहायता मिल सकती है? देखिए, जो डेयरी पालन के लिए अगर ये करना चाहते हैं तो वाकई प्रशिक्षण इनको ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि पूरी जानकारी लेने के बाद ही अगर कोई व्यवसाय शुरू किया जाए तभी उसमें फ़ायदा रहता है और कुछ जो नुकसान होने की संभावना है वो बहुत कम हो जाती हैं। इसके लिए हमारे देश के अंदर लगभग 639 कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित हो चुके हैं। तो मैं उनको सलाह दूंगा कि वो अपने ज़िले के कृषि विज्ञान केंद्र पर जाएं और वहाँ से जो डेयरी से संबंधित है वो उनको जानकारी मिल सकती है। और जहाँ तक ऋण की बात है, छत्तीसगढ़ सरकार भी हमारे किसान भाइयों के लिए, पशुपालकों के लिए काफ़ी मतलब मात्रा में या अनुदान के साथ जो है ऋण उपलब्ध कराती है। तो वो अपनी ज़मीन के कागजात और जो उनका जो भी उनका प्लान है, कितने वो गाय रखना चाहते हैं या भैंस रखना चाहते हैं, उससे संबंधित जानकारी लेके अपने पशुपालन अधिकारी से वो संपर्क कर सकते हैं, जहाँ से उन्हें विस्तृत जो है ऋण उपलब्ध की जानकारी उनको आसानी से मिल जाएगी।
तो चंद्रा जी, डॉक्टर साहब ने आपको बता दिया कि कहाँ से जानकारी मिलेगी और किस तरीके से आप जो है गाय का जो पालन है, डेयरी आप कर सकते हैं। आप देखिए, हमारे कार्यक्रम अगर देखते रहेंगे तो हम समय समय पर बताते भी रहते हैं, रोगों के बारे में भी बताते रहते हैं और कौन कौन सी योजनाएं सरकार की चल रही हैं किस किस राज्य में, उनकी जानकारी भी देते हैं। चलिए, डॉक्टर साहब बैठे हैं तो थोड़ा सा उनसे समझ भी लेते हैं कि डेयरी पालन अगर कोई करना चाहे तो उसमें वो किन किन बातों का खास ध्यान रखे, कौन कौन से टीकाकरण है जो आवश्यक हैं। जब आपने सवाल किया तो ये सवाल भी डॉक्टर साहब से कर ही लेते हैं। हाँ, देखिए, एक सफल पशुपालक के लिए ज़रूरी है कि अगर वो डेयरी चलाना चाहता है तो एक तो अच्छी नस्ल के पशु खरीदे। और उसमें हमने देखा है कि जो गाय हैं उसमें होल्स्टीन फ्रीजियन और जर्सी का जो संकर है वो गाय उपलब्ध मतलब ज़्यादा से ज़्यादा दूध भी देती है, कम उम्र में वो ब्यात के लिए तैयार हो जाती है, ज़्यादा दिन दूध देती है। दूसरा ये है कि जो भैंस अगर रखना है तो हमारे देश में सबसे बहुत अच्छी नस्ल की मुर्रा नस्ल की भैंस उपलब्ध है। ये विशेषकर हमारे हरियाणा के रोहतक, जींद, हिसार से आसानी से उपलब्ध हो जाती है। तो एक अच्छी नस्ल का पशु रखें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा दूध रखे। दूसरा, उनका जो रखरखाव है उसमें विशेष रूप से उनको सावधानी बरतनी चाहिए। पशु सदैव ही एक अच्छे वातावरण में, साफ़ सुथरे घर में अगर रखेंगे तो उसमें बीमारी लगने का भी वो डर कम रहेगा, पशु ज़्यादा दूध भी देगा। तो उसके लिए पशु घर की सफाई रखें, वैज्ञानिक रूप से वो पशु घर तैयार करें और उनको ताज़ा पानी हमेशा उपलब्ध कराएं और सर्दी गर्मी से पशु का बचाव करें और उनके अंदर जो बहुत सारी जो बीमारियां हैं उनके जो टीके लगवाएं। विशेषकर जो संक्रामक रोग हैं उसमें जैसे गाय गलघोंटू है या मुंह पका खुरपका रोग है, ये दो ऐसी बीमारियां हैं कि ये हमारे पशुपालकों के पशुओं के लिए बहुत ज़्यादा घातक होती हैं। तो इनका अगर समय पर टीकाकरण करा लें तो इन बीमारियों से हमारे पशुपालक बच सकते हैं। दूसरा ये है कि उनको जो है संतुलित आहार दें और संतुलित आहार में जैसे हम बताते रहते हैं उसके अंदर अनाज हो, खल हो, चोकर हो, खनिज मिश्रण हो, नमक, ये सभी पांचों अवयवों का उसमें अगर मिला के अगर इस तरह का आहार खिलाते हैं तो जो पशु है वो ज़्यादा से ज़्यादा दूध देता है। हरे चारे को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। जो मौसमी हरे चारे हैं उनको भी पशुओं को दिलवाना चाहिए। जैसे रबी के अंदर बरसीम है, जई है और आजकल जैसे खरीफ का मौसम चल रहा है तो आजकल जैसे मक्का है, ज्वार है, चरी है, इस तरह का लोबिया है, इस तरह का अगर हरा चारा देंगे तो पशु के लिए अगर अच्छी नस्ल होगी, अच्छा रखरखाव करेंगे, टीकों से उनकी बीमारियों से रक्षा करेंगे, संतुलित आहार देंगे तो निश्चित रूप से हमारे पशुपालक अपने पशुओं से ज़्यादा दूध ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, जब इतनी बात हो रही है तो एक सवाल मैं भी करना चाह रहा था कि जो ज़्यादा दूध देने वाले पशु हैं और अगर बहुत संख्या में हैं तो ये मिल्किंग मशीन जो बोलते हैं, जो मशीन से दूध निकालने का तरीका है, वो इसके लिए बड़ा कारगर रहता होगा और उसमें भी अनुदान वगैरह मिलता है? हाँ, देखिए, अगर हम 20 पशुओं से ज़्यादा अगर हमारे पशुपालक ने पशु रख रखे हैं तो कई बार जो है ये जो मज़दूरों की संख्या कमी कई बार हो जाती है तो उसको पूर्ति के लिए, बचने के लिए अगर पशु ज़्यादा हैं तो ये दूध की जो निकालने की मशीन है इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके लिए एक शेड के अंदर एक इसका सिस्टम लगाना पड़ता है, एक तरह की मशीन आती है और एक पाइप लगाना पड़ता है और जगह जगह उसके जो पॉइंट देते हैं तो जहाँ पर मशीन को फिट किया जाता है और उसको अगर सावधानी से अगर मशीन का साफ़ सुथरे तरीके से प्रयोग किया जाए तो एक बार में 10 पशुओं का दूध आसानी से मशीन से निकाला जा सकता है। और हमारी जो सरकार हैं, देखिए, पशु रखने के लिए जो शेड है उसके लिए, पशु खरीदने के लिए, दूसरा उनका चारे के लिए और उनके उपकरण के लिए भी मतलब कई तरह का ऋण देती है और उन पर काफ़ी अनुदान भी मिलता है। तो इसके लिए जो है मैं चाहूँगा कि वहाँ के जिला पशुपालन अधिकारी है या पशु चिकित्सक है उससे वो या कृषि विज्ञान केंद्र पर वहाँ से विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। जी, तो चंद्रा जी, डॉक्टर साहब ने आपको बड़ी अच्छी जानकारी दे दी और देखिए, अगर हरियाणा वगैरह में देखें तो वो हाईटेक डेयरी एक परियोजना है, वो भी चल रही है। इस तरीके की योजना आपके क्षेत्र में भी अगर कोई हो तो उसके बारे में पता करिए। चलिए, अब ईमेल लेते हैं। आप लोगों ने बहुत से ईमेल भी भेजे हैं। ये डॉक्टर साहब, ईमेल के जरिए हमारे पास सवाल आया है। ये प्रवीण नागर हैं, देवास मध्य प्रदेश से। जी, इनका भी यही है कि ये डेयरी पालन करना चाहते हैं, कौन सी नस्ल की गाय लें और क्या वित्तीय सहायता सरकार से मिल सकती है तथा कौन से बैंक से ऋण प्राप्त होगा, इसके बारे में बताइए। सवाल लगभग एक ही जैसे हैं सारे। हाँ, देखिए, जो मैंने अभी बताया कि जो गाय की नस्ल है, आजकल जो हमारे देश के अंदर संकर नस्ल की गाय का प्रचलन बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसके अंदर
दोनों गुण होते हैं। एक तो ये ज़्यादा दूध देती है, दूसरा हमारे देश की जो जलवायु है, विशेषकर जो गर्म जलवायु है, उसको इसमें बर्दाश्त करने की भी मतलब क्षमता होती है। तो जिस क्षेत्र के अंदर जो देसी गाय है, अगर उसका हम होल्स्टीन फ्रीजियन या जर्सी के क्रॉस से अगर हम बछिया लें या ऐसे पशु हों तो वो सबसे ज़्यादा उपयुक्त होते हैं। और जहाँ तक ऋण वाली बात है, तो जैसे हमने पहले बताया, हमारे केंद्र सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से स्पष्ट निर्देश हैं। हर बैंक के लिए एक टारगेट दिया हुआ है कि आपने अपने क्षेत्र के अंदर इतने किसानों को पशुपालन के लिए ऋण देना है। तो आप ऋण प्राप्ति के लिए अपने नज़दीक के जो बैंक हैं, जैसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं या नेशनलाइज्ड बैंक हैं, उनसे आप संपर्क करें तो निश्चित रूप से आपको वित्तीय सहायता मिल सकती है। और अनुदान जो है वो राज्य सरकार है, वो जितने आप पशु पालते हैं उनकी संख्या के अनुसार अनुदान भी उस पर दिया जाता है। तो नागर जी, आपको आपके सवाल का जवाब तो मिल गया। देखिए, मैंने शुरू में गोकुल मिशन के बारे में बताया था, 500 करोड़ की राशि उसमें है, जिसमें देसी नस्लें जो हैं उनका संरक्षण किया जा रहा है। उसके बारे में भी और जानकारी लीजिए, आपके राज्य में उसमें क्या चल रहा है, और अगर उससे जुड़ेंगे तो वित्तीय सहायता भी मिलेगी, अच्छी नस्ल भी मिलेगी, और सच कहें तो देश की एक सेवा भी हो जाएगी। तो चलिए सर, ये अगला सवाल है, कन्हैया चौहान जी हैं, खंडवा मध्य प्रदेश से। ये पोल्ट्री फार्म खोलना चाहते हैं और इसमें भी अनुदान कितना मिलेगा, इसके बारे में जानकारी दें। देखिए, मुर्गी पालन खोलने के लिए भी हमारी राज्य सरकार है वो मदद करती हैं। उनको मैं सलाह दूंगा कि वो मांस उत्पादन के लिए, जिसको हम ब्रॉयलर फार्मिंग कहते हैं, पहले उसकी शुरुआत करें। उसके लिए जो शेड है, वैज्ञानिक तरीके से शेड बनाएं उसका, और 5,000 से या 10,000 चूज़ों से वो शुरुआत करें ताकि उनको उसमें काफ़ी अनुभव हो जाए। तो उसमें ये होगा कि 40 दिन की उम्र पर इन पक्षियों को बेच दिया जाता है, तो और उनसे वो उनको ज़्यादा मतलब आमदनी जल्दी हो जाती है। जब इनको पूरा अनुभव हो जाए तो उसके बाद में इसका ये विस्तार भी कर सकते हैं और अंडा उत्पादन वाली मुर्गी भी वो पाल सकते हैं। तो इसके लिए भी उनको जिला पशुपालन अधिकारी है या मुर्गी पालन अधिकारी भी कई राज्यों में मतलब होते हैं जिला स्तर पर, तो आप वहाँ से संपर्क करें तो उसकी आपको विस्तृत जानकारी वहाँ से मिल जाएगी। तो चौहान जी, आपको मुर्गियों के बारे में डॉक्टर साहब ने बताया, और एक चीज़, अगर आपने पिछले दिनों हमारा प्रोग्राम देखा हो तो हमने देसी नस्लों का एक फार्म दिखाया था, जिसमें पूरी तरह देसी नस्लें, जिन्हें जंगली नस्लें भी बोल देते हैं, उनको उसने इकट्ठा करके और उनके अंडे जो है वो बेचने का काम किया। देखिए, कम उत्पादन है अंडों का, लेकिन दाम जो है दुगने क्या 4 गुने तक ज़्यादा हैं। तो वो भी एक अच्छा व्यवसाय है। जब पोल्ट्री फार्म खोल ही रहे हैं तो ज़रा इस विषय पर जो है ज़रूर सोचिएगा। तो चलिए, अब डॉक्टर साहब, ये जो है ये फेसबुक से हमारा सवाल है, सोशल मीडिया से भी कृषि दर्शन जुड़ गया है। जी। और ये निकिता तोमर जी हैं, इनका भी ये है कि अच्छी नस्ल की गाय और भैंस कहाँ से मिलेगी, जगह का नाम बताइए, और क्या सरकारी डेयरी भी है, इसके बारे में बताइए, और अच्छी नस्ल की गाय या भैंस किस राज्य से कम दाम में मिल सकती है, ये भी ये जानना चाह रहे हैं। देखिए, जहाँ तक गाय की बात है, तो अगर अच्छी नस्ल की गाय लेनी है तो हमारा जो करनाल का क्षेत्र है, जिसको राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहते हैं, उसके आसपास के गाँव के अंदर ये संकर नस्ल की गायें काफ़ी संख्या में उपलब्ध हैं। और हमारे जो पंजाब का पटियाला क्षेत्र है या जालंधर है, वहाँ से ले सकते हैं, श्री गंगानगर से ले सकते हैं, वहाँ बहुत अच्छी नस्ल की जयपुर से ले सकते हैं। और अगर विस्तृत जानकारी लेनी है तो अपने पशु चिकित्सक से भी संपर्क कर सकते हैं। लेकिन इन क्षेत्रों में इनको काफ़ी संख्या में गाय मिल सकती हैं। जहाँ तक भैंस की बात है, अगर ले सकते हैं तो जो मुर्रा नस्ल की भैंस है वो हरियाणा के जैसे रोहतक है, झज्जर है, जींद है, हिसार है, इन क्षेत्रों में ये बहुतायत से मिलती हैं। वहाँ पर आप देखेंगे कि एक एक किसान के पास 500 से 2-2 हज़ार तक की जो है भैंसें हैं। तो वहाँ एक अच्छी नस्ल का चुनाव करके वो भैंस मतलब खरीद सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये भी जानना चाह रही हैं कि गाय भैंस जो है किस राज्य से कम दाम में मिलेगी, कोई ऐसा राज्य जहाँ सस्ती मिल जाए, और क्या दाम रहेंगे? देखिए, जहाँ तक बात है दाम की, तो देखिए, अगर आपने अच्छी नस्ल की गाय लेनी है, वो जो गाय या भैंस का जो कीमत होती है वो उसके दुग्ध उत्पादन पर निर्भर करती है। तो अगर मान लो कोई भैंस जो है 15 लीटर दूध देती है तो निश्चित रूप से उसका दाम तो ज़्यादा होगा। और अगर उसमें नस्ल की भी बात आती है, अगर बिल्कुल प्योर नस्ल की अगर मुर्रा नस्ल है तो उसका दाम तो उसको हमारे किसान को मतलब देना पड़ेगा, लेकिन उसका एक फ़ायदा भी हमारे किसान भाई को मिलेगा। अगर वो अच्छी नस्ल के लिए कुछ अगर पैसा ज़्यादा भी दे देता है तब भी वो लाभ में ही रहेगा, उसको कोई नुकसान नहीं रहेगा। और जैसे मैंने अभी बताया था कि ये जो भैंस है हमारी हरियाणा राज्य से मिल सकती हैं, जो गाय हैं वो राजस्थान है, गुजरात है, पंजाब है, और हरियाणा का जो करनाल का क्षेत्र है, यहाँ से ये आसानी से इनको उपलब्ध हो सकती हैं।
निकिता जी, आपका जो सवाल फेसबुक से मिला, इसमें हमें आपका क्षेत्र नहीं पता कि आप कहाँ से हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ने इतनी अच्छी नस्लें वगैरह बता दी। देसी नस्लों में साहिवाल भी है, थारपारकर भी है। मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि एक हम गिर नस्ल है, उसका दूध एक किसान जो बेचते हैं वो करीब 100 रुपये लीटर तक उसको बेचते हैं, उसका घी की तो और भी कीमत ज़्यादा है। तो डॉक्टर साहब, आपने सभी सवालों के बड़े विस्तार से जवाब दिए। उम्मीद करते हैं कि दर्शक इन बातों को अपने बाकी साथियों तक भी पहुँचाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हर किसान को मिले एक नई पहचान और वो भी बनाए नए नए कीर्तिमान। इसी मंगल कामना के साथ कृषि दर्शन की पूरी टीम आपसे लेती है इजाज़त। नमस्कार।